गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक चिंतन के बारे में चर्चा करेंगे। तिलक ने सन 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली थी और इसी समय से उनके राजनीतिक विचारों का क्रम प्रारंभ होता है। सन 1889 से 1894 तक तिलक उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे और उन्होंने इन वर्षों के दौरान कांग्रेस के उदारवादी कार्यक्रम और उनकी नीतियों का समर्थन किया था। वे इस बात का भी समर्थन करते थे कि कांग्रेस ने अपनी संवैधानिक नीति तथा प्रस्तावित सुधार की मांग से अनेक उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1891 में उन्होंने कहा था कि उनका लक्ष्य शासन को दुर्बल बनाना नहीं है, लेकिन उनके राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का मूल आधार उदारवादियों से भिन्न था। अतः वे अधिक समय तक उदारवादियों के साथ नहीं जुड़े रह सके। सन 1895 से उनके राजनीतिक चिंतन में परिपक्वता आई और ब्रिटिश सरकार के भारत विरोधी कार्यों तथा स्वयं के राष्ट्रवादी विचारों ने उन्हें उदारवादियों से अलग कर दिया। तिलक का राष्ट्रवाद पुनरुत्थानवादी और पुनर्निर्माणवादी था। उन्होंने वेदों और गीता से आध्यात्मिक इस कारण तिलक को हिंदू राष्ट्रवादी और मुस्लिम विरोधी माना जाता था। हालांकि तिलक को व्यक्तिगत रूप से हिंदू धर्म तथा संस्कृति पर भारी गर्व था और उनके राजनीतिक चिंतन में पुनरुत्थानवाद के तत्व भी देखे जा सकते हैं। इसके आधार पर कुछ आलोचक कहते हैं कि वे कोरे हिंदू राष्ट्रवादी थे, मुसलमानों के विरुद्ध थे, और जकारिया ने कहा है कि वे हिंदुओं की मुस्लिम विरोधी बदले की भावना के प्रतिनिधि थे। इसी प्रकार अंग्रेज इतिहासकार पॉवेल प्राइस भी लिखते हैं कि मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जवाब थी और आवश्यक भी थी, क्योंकि तिलक की असहिष्णुता से पृथकत्व की जिस भावना को बल मिला था वह स्वशासन की संभावना से और अधिक तीव्र हो गया और मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन से अलग रहा। रजनी पामदत्त ने इसके लिए तिलक और अरविंद घोष को दोषी ठहराया। उनका कहना है कि दोनों ने राष्ट्रीय जागरण को हिंदू पुनरुत्थानवाद के साथ जोड़ दिया था, इसलिए मुस्लिम जनता राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो गई। किंतु हम जानते हैं तिलक के संबंध में ये तमाम मान्यताएं केवल अधूरी और कम जानकारी के कारण कही जाती हैं। तिलक के राजनीतिक विचारों और कार्यों की गलत व्याख्याएं हैं। जैसे हम देखते हैं तिलक के पुनरुत्थानवादी विचारों के कारण मुस्लिमों का एक वर्ग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो गया था। यह बात कालक्रम की दृष्टि से असत्य है, क्योंकि तिलक ने 1890 के लगभग सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था और 1893 तक उनकी ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि वे अन्य व्यक्तियों की राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित कर सकें, जबकि दूसरी ओर मुसलमानों की कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक रहने की स्थिति 1885 से ही और स्पष्ट रूप से 1888 से प्रारंभ हो गई थी।
इसके लिए अंग्रेजों की फौज डालो और शासन करो की नीति और सर सैयद अहमद खां जैसे मुस्लिम नेताओं के विचार उत्तरदायी थे। दूसरा, तिलक के राष्ट्रवाद में कोरा धार्मिक पुनरुत्थानवाद नहीं था। उन्होंने राष्ट्रवाद के आर्थिक आधारों को भी स्वीकार और प्रतिपादित किया था। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थशास्त्र में जिस निर्गम सिद्धांत को विख्यात किया था, तिलक और गोखले ने दोनों ने उसे स्वीकार करते हुए इस बात का प्रतिपादन किया कि विदेशी शासन के कारण भारत के आर्थिक साधनों का बड़ी मात्रा में भारत से बाहर निर्गम हुआ है। और इसके अतिरिक्त तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे अधिक प्रमुख साधन के रूप में बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाया था। तो प्रमुख रूप से राष्ट्रवाद के उनका आधार आर्थिक ही था, धार्मिक पुनरुत्थानवादी आधार नहीं था। तीसरा, जिन्ना, M.A. अंसारी, हसन इमाम ने तिलक की राष्ट्रवादी भावनाओं और समझौते की प्रवृत्ति की सराहना की है, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह और नरम नीति के कारण ही 1916 का लखनऊ समझौता हो सका था और मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली और हजरत मोहानी तिलक को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इसके अतिरिक्त तिलक ने भी ये वचन दिया था कि यदि बहुसंख्यक मुसलमान मेरा साथ दें तो मैं खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए भी तैयार हूं। तिलक ने अली बंधुओं की मुक्ति के लिए भी कांग्रेस के प्रस्ताव का स्वयं प्रस्तुत किया था। यदि तिलक मुस्लिम विरोधी होते तो इन बड़े मुसलमान नेताओं के विश्वास पात्र कभी भी नहीं बन सकते। जैसे शौकत अली ने कहा है कि मैं 100 बार कहना चाहता हूं कि मोहम्मद अली और मैं तिलक की पार्टी के थे और आज भी हैं। इसी प्रकार हजरत मोहानी ने भी कहा है कि उस अल्पायु में मैंने तिलक को अपने लिए आदर्श नेता मान लिया था। मैंने तिलक को हर दृष्टि से अपने नेता से श्रेष्ठ पाया। तिलक मुस्लिम विरोधी नहीं थे, लेकिन साथ ही वे मुस्लिम तुष्टीकरण के समर्थक भी नहीं थे। उन्हें ये सहन नहीं था कि अंग्रेजी सरकार मुसलमानों का पक्ष लेकर बहुसंख्यक हिंदुओं के हितों पर आघात करे और हिंदुओं को दबाने के लिए अवांछित तत्वों को संरक्षण दे। तिलक का यह व्यवहार मानवतावादी था, जिसमें धार्मिक संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि यदि व्यक्तिगत जीवन में तिलक को हिंदुत्व के प्रति गंभीरतम श्रद्धा थी, किंतु राजनीतिक नेता के रूप में उनका लक्ष्य, नीतियां और दृष्टिकोण व्यापक थे। उनके मन और मस्तिष्क में केवल विदेशी शासन के प्रति विरोध की भावना थी। उनके दृष्टिकोण की उदारता और व्यापकता का प्रमाण ये है कि विदेशी से तिलक का अर्थ केवल विधर्मी नहीं था। उनका कहना था कि विदेशीपन का संबंध तो हितों से है, इसलिए जो कोई व्यक्ति भारत के कल्याण के लिए कार्य करता है वह विदेशी नहीं था। इसलिए वे हिंदू राष्ट्रवाद के नहीं वरन शक्तिशाली और सुरक्षा प्रधान राष्ट्रवाद के संस्थापक माने जाते हैं।